हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। ठीक है, हम सुबह का अलार्म सेट करते हैं, 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, जितने बजे का भी आपने अलार्म सेट करा है। तो आपने कुछ टारगेट लिया होता है ना कि मैं सुबह ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इतना टॉपिक कवर करने वाला हूँ, या मैं सुबह उठ के पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा या रिवाइज करूंगा। इसके अलावा तो और कोई कारण नहीं होता आपका सुबह सुबह जल्दी का अलार्म सेट करने का, वरना अगर पढ़ना ना हो तो बंदा 7-8 बजे तक सोता रहे, है ना। क्या ज़रूरत है जल्दी उठने की, बट क्योंकि उस टाइम पे साइलेंस होता है इसलिए हमने अलार्म लगाया होता है। तो उस अलार्म को कुछ लोग होते हैं जो स्नूज कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं, अब कई होंगे जिनने 5-6 अलार्म लगाए होंगे, कई ऐसे होंगे जिनने एक ही अलार्म लगाया क्योंकि उनको पता है कि मैंने एक पे ही उठ जाना है। जिनने 5-6 लगाए हैं उनको पता है कि हो सकता है मैं इस पे ना उठूँ, हो सकता है मैं इस पे ना उठूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक आपकी चॉइस है। आपने कहा कि आज लाइफ में जिस भी स्टैंड पर खड़े हैं, जिस भी मोड़ पर खड़े हैं, वो आपके पास्ट में लिए गए चॉइसेस और डिसीजंस की वजह से ही आप इसमें खड़े हैं, ठीक है। और आगे आने वाला जो भी आपका फ्यूचर है वो भी आपकी चॉइसेस और डिसीजन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो हर सुबह आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो सुबह उठो और अपने सपनों के प्रति काम करो, या फिर सोए रहो और सपने देखते रहो, ठीक है। तो चॉइस आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। आप एक अचीवर बनना चाहते हैं या सिर्फ एक ड्रीमर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। The Asian Games, which were opened on September 23 by Chinese President Xi Jinping in Hangzhou, following a spectacular opening ceremony on a scale that has now come to be expected from China। बोल रहे हैं एशियन गेम्स जो कि इस वक्त कहाँ खेले जा रहे हैं, हांगझाओ में खेले जा रहे हैं, और इसकी ओपनिंग 23 सितंबर को चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग द्वारा की गई थी। और बहुत ही दर्शनीय, स्पेक्टेकुलर, मतलब देखने योग्य, बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली दर्शनीय ऐसी सेरेमनी की गई। और इतने बड़े पैमाने पे, इस स्केल पे की गई, इतनी अच्छी उसकी प्रिपरेशन थी, या जो भी सेरेमनी की गई वो इतनी अच्छी थी, जो कि चाइना से जिस पैमाने पे उम्मीद की जाती है कि चाइना इतने बड़े पैमाने पे कर सकता है, वैसी ही वो की गई। आर meant टू शोकेस अ ब्रॉडर मैसेज ऑफ एशियन सॉलिडारिटी। और ये जो है एशियन सॉलिडारिटी का, संप्रभुता का एक और मैसेज दिखाती है कि भाई हम बहुत बड़ा एक मैसेज दिखाती है कि हम सब एक हैं, एशिया एक है, और ये किस तरीके से इसकी सॉलिडारिटी, इसकी संप्रभुता बनेगी, उसका दर्शन एक हमें देखने मिला। The days leading up to the opening ceremony of the 19th edition were, however, marked by anything but। लेकिन बोला जा रहा है कि जो दिन उद्घाटन तक पहुंचने के लिए लगे, ठीक है, उन दिनों में जो जो चीज़ें हुई, प्रकरण हुए, वो इस ओपनिंग सेरेमनी के आगे, मतलब ये ओपनिंग सेरेमनी उनके आगे कुछ भी नहीं थी। यानी कि इससे पहले, ओपनिंग सेरेमनी होने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो कि ओपनिंग सेरेमनी का जो जितना भी जोश था, जितना भी ग्रैंडियर था, वो सबको फीका कर देती है। द डे बिफोर द ओपनिंग, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग Thakur cancelled his visit to China as a mark of protest to the last-minute denial of entry to 3 Indian वुशू प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, ओपनिंग सेरेमनी से सिर्फ एक दिन पहले की बात बता रहे हैं कि द डे बिफोर ओपनिंग सेरेमनी, जिस दिन ओपनिंग होनी थी उससे सिर्फ एक दिन पहले हमारे जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने अपनी चाइना की विजिट कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल करी? वो एक तरह का अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहते थे, दर्ज करवाना चाहते थे, क्योंकि 3 इंडियन वुशू प्लेयर, वुशू एक गेम है, उसके 3 इंडियन प्लेयर्स जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, उनको लास्ट मिनट पर एंट्री देने से मना कर दिया गया गेम्स में, ठीक है। यानी कि वीज़ा वगैरह का कुछ बीच में परेशानी हुई होगी, जिसके लिए उनको डिनाई कर दिया कि भाई हम इनको अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। अब आपको पता है इंडिया का और चाइना का अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, विच मीन्स आप एशियन गेम्स की आड़ में अपना पॉलिटिकल मोटिव या पॉलिटिकल एजेंडा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना की तरफ से ये चीज़ हो रही है, ठीक है।
तो अनुराग ठाकुर ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी। यानी कि जो इतनी ग्रैंड सेरेमनी जिसकी चाइना से उम्मीद भी की जाती है कि चाइना है मतलब बहुत भव्य कुछ चीज़ होने वाली है, बट स्टिल उसका रंग जो था वो जो घटनाक्रम ओपनिंग सेरेमनी से तक पहुंचने के लिए हमने बीच में देखे उसके आगे कुछ भी नहीं था। ओके, द 3 एथलीट्स नेमान वांगशु, ओनिलू तेगा एंड मेपुंग लामगू वर गिवन द accreditation needed to travel along with the rest of Indian team for the games। अब बोल रहे हैं ये जो 3 एथलीट्स हैं जिनके नाम बताए गए हैं, क्या क्या नाम है इनके, नेमान वांगसू, ओनिलू तेगा एंड मेपुंग लामगू, बोल रहे हैं इन सभी प्लेयर्स को ऑथराइजेशन मिल चुका था। एक्रीडिएशन मतलब अप्रूवल मिल चुका था, ठीक है, जो कि उनको चाहिए होगा, मैंडेटरी अप्रूवल होगा, वो मिल चुका था। बट स्टिल, और किस चीज़ का अप्रूवल मिल चुका था कि भाई ये बाकी की इंडियन टीम के साथ में गेम्स के लिए जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। बट हाउएवर in what appears to be a directive issued to the airline by China, बोल रहे लेकिन हालांकि जो कि ऐसा देखने में लगता है कि चाइना द्वारा एयरलाइन को डायरेक्टिव दिया गया था, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। द एथलीट्स वर टोल्ड दे कुड नॉट बोर्ड देयर फ्लाइट, तो उन एथलीट्स को मना कर दिया गया कि आप हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते, आप हमारी फ्लाइट में चढ़ नहीं सकते, ठीक है। अब चाइना हैज़ इन पास्ट issued stapled visas to Indians from अरुणाचल प्रदेश। अब पास्ट में भी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई सारे नागरिकों को स्टेपल्ड वीजास दिए हैं। स्टेपल्ड वीजास एक ऐसे प्रकार के वीजास होते हैं जो पासपोर्ट पे नहीं लगे होते, अलग से इशू किए जाते हैं चाइना द्वारा उन रीजन्स के नागरिकों को जो कि उनके अनुरूप चाइना के अनुसार कन्फ्लिक्टेड या डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, उन रीजन के लोगों को वो स्टेपल्ड वीजास देते हैं जो कि पासपोर्ट पे नहीं लगता। ओनली इन जुलाई 3 वुशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ड्यू to take part in the World University Games in Chengdu were issued stapled visas। और बोल रहे हैं अभी केवल जुलाई की ही बात है जब अगेन 3 वुशु प्लेयर्स जो कि अरुणाचल प्रदेश से थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जो कि चैंगडू में होने वाले थे, और वहां पे उनको जाना था, इसलिए चाइना ने उनको भी स्टेपल्ड वीजास दिए थे। तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि इन एथलीट्स को क्यों रोका गया, ठीक है। In this instance, the decision to bar the athletes appears particularly vindictive as visas were not needed to travel for athletes issued digital accreditation। बोल रहे हैं तो अब इन एथलीट्स को रोकना, बार मतलब रोकना, तो ये जो डिसीजन है इन एथलीट्स को रोकने का वो ऐसा लगता है कि खास तौर पे प्रतिशोध की मंशा से किया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनके जो भी अभी के नियम होंगे उनके अनुसार अगर किसी भी प्लेयर को डिजिटल एक्रेडिटेशन मिल रहा है तो उनको वीजास की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स जब आपने पहले डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपके पास डिजिटल एक्रेडिटेशन है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप फिर उनको रोक रहे हैं, दैट मीन्स कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, मोटिव है। Indian officials believe Beijing thus went out of its way to bar their travel by instructing the airline to not allow them to board। तो बोल रहे हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स का ये मानना है कि चाइना ने अब अपनी हदें पार कर दी हैं, मतलब वो एकदम बिल्कुल जो एक उनको रास्ता चलना चाहिए था उससे परे हट के उनने कुछ काम किया है ना, जो नहीं करना चाहिए था वैसा काम किया है। अगर वो इन प्लेयर्स को उन्होंने मना किया, एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई आप इनको अलाउ नहीं करें बोर्ड करना, तो दैट मीन्स चाइना ने जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची होगी उसको भी खराब कर दिया। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एक्शन एज टारगेटेड एंड प्री मेडिटेटेड। तो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये बताया कि ये जो अटेम्प्ट है प्लेयर्स को रोकने का ये टारगेटेड है, मतलब ये उनको परेशान करने का एकदम वेल सोचा समझा प्लान है, और प्री मेडिटेटेड मतलब पहले से सोचा समझा टारगेटेड प्लान है।
This is unfortunately not the first instance of Beijing using sporting events that should have no place for politics to score geopolitical points. बोल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये बड़ी दुखद बात है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि चाइना ने किसी स्पोर्टिंग इवेंट का सहारा लिया अपनी जियोपॉलिटिकल मंशा को जाहिर करने के लिए. ठीक है, यानी कि इससे पहले भी चाइना ऐसा कुछ कर चुका है. In February last year, Beijing ill-advisedly selected the People's Liberation Army's commander involved in the Galwan Valley clash as one of the torchbearers for the Winter Olympic. अब torchbearers क्या होते हैं? होता है ना कि जो मशाल लेके दौड़ रहे होते हैं जब ओलंपिक स्टार्ट हो रहे होते हैं. तो बोल रहे हैं कि पिछले साल फरवरी में जब विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत हुई बीजिंग में, तो बीजिंग ने क्या किया, चाइना सरकार ने क्या किया, उनकी जो आर्मी का कमांडर जो कि गलवान वैली में हुए क्लैश में शामिल था, उसको एज उनका ऑफिशियल टॉर्च बियरर डिक्लेयर किया, उसको वहां पे दौड़ने दिया, जो कि गलत है. आप एक ऐसे व्यक्ति को, आप विंटर ओलंपिक्स की जहां पे हमारे देश के नागरिक भी जाने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं प्लेयर्स, वहां पे आप ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहे हैं जिसने हमारे देश के जवानों के ऊपर गलत कार्रवाई की है या हमारे जवानों के साथ में वो कल्प्रिट रहे हैं, जो हमारे जवानों के साथ में हादसा हुआ उसमें. तो ये एक गलत इंटेंशन जाहिर करता है. अब अगर हमारे देश में जैसे जनरल डायर ने, जलियांवाला बाग कांड हुआ तो जनरल डायर ने यहाँ पे उनको यहाँ से हटा दिया गया, बट लंदन जाके उनको बहुत सारे एक्रेडिटेशन, बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह दिए गए. बट अगर उनको यहाँ पे दिए जाते तो वो क्या होता, हमारे देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की बात होती है ना, कि भाई देखो आपके इतने लोगों को मारा और हमारे लिए तो ये बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, आप ऐसा प्रेजेंट करना चाहते हैं. तो ये गलत एक इंटेंट उनका जाहिर हुआ. Both then and now, the organizers have appeared more than happy to look the other way given China's status as both willing host and strong financial backer of such events. बोल रहे हैं कि दोनों ही केसेस में, चाहे विंटर ओलंपिक्स की बात हो, चाहे अभी एशियन गेम्स की बात हो, जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको समर्थन करने की कोशिश, मतलब इनके इस गलत कृत्य से अपनी नज़र हटा दी है. यानी कि आप जानबूझ के आंख पर पट्टी बांध के बैठ गए हैं, आप उनको देखना नहीं चाह रहे कि वो क्या गलत कर रहे हैं. और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चाइना जो है वो विलिंग होस्ट भी है, उसने सामने से बोला कि हम ऑर्गेनाइज करवा देंगे, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर यानी कि फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट कर रहा है इन इवेंट्स को, इसीलिए उनको शायद वो नज़रअंदाज कर रहे हैं. द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया रणधीर सिंह, who met with President Xi in Hangzhou, in remarks to journalists chose not to call out the denial of entry to athletes. बोल रहे हैं जो अभी के करेंटली एक्टिंग प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, उनका नाम है रणधीर सिंह, जो कि शी जिनपिंग से हांगजाओ में मिले थे. तो उन्होंने, जब जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछे इस बारे में, तो उन्होंने चाइना की आलोचना करने, कॉल आउट मतलब आलोचना करने से बचने के बजाय क्या किया कि भाई चाइना की आलोचना नहीं कही कि उनने एथलीट्स को एंट्री देने से मना कर दिया, उस बात पे कोई आलोचना नहीं करी. इंस्टेड ओनली सेइंग द मैटर वाज बीइंग डिस्कस्ड. उन्होंने इसके बजाय क्या कहा कि हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, जब फैसला आ जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा, अभी सोच विचार जारी है. इस तरीके से स्टेटमेंट देके वो खिसक गए. बियॉन्ड द एशियन गेम्स, द लेटेस्ट चाइनीज एक्शन सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द करंट डिस्ट्रस्ट इन द बायलैटरल रिलेशंस. अब बोल रहे हैं कि अब एशियन गेम्स से भी परे की अगर बात करें तो करेंटली जो भी एक्शंस चाइना कर रहा है वो एक रिमाइंडर है, हमें बार बार याद दिला रहा है कि करेंटली हम दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय रिश्ते जो हैं वो खराब है, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रस्ट का एक माहौल बना हुआ है, as well as of the absence of adequate channels of communication to deal with long persisting thorny issues including visas. और हमारे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है, ऐसा कोई मीडियम भी नहीं है, माध्यम भी नहीं है जिसके तहत सही तरीके से कम्युनिकेशन करके ये जो लंबे समय से थॉर्नी इश्यूज यानी कि कांटेदार, बहुत ही कठिन मुश्किल इश्यूज के ऊपर जो पेंडिंग चल रही है चर्चा, इनका हल निकाला जा सके, जिनमें वीजा भी शामिल है.
New Delhi has correctly made clear that restoring normalcy in relations will not be possible without completing the disengagement process along the line of actual control. अब आपको पता है कि हमने तो पहले ही अपना पक्ष जाहिर किया है इस बारे में. चाइना ने तो बोला था कि भाई बॉर्डर इशू को एक बारी साइड रखो, बाकी बातचीत करते हैं, बट हमने कहा था कि नहीं, जब तक बॉर्डर इशू नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे. तो वो ऐसा लगता है कि हमारा जो स्टैंड था वो बिल्कुल जायज़ था कि हमने जब ये बात साफ कर दी कि अगर रिश्तों को नॉर्मल करना है, सामान्य करना है, तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर वहाँ पे पूरी तरीके से हमारे बॉर्डर्स पे डिसएंगेजमेंट होता है, यानी कि दोनों पक्ष की सेनाएं वापस हो जाती हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, एंड रिस्टोरिंग पीस इन बॉर्डर एरियाज, और बॉर्डर एरियाज में शांति होती है. Until Beijing reviews its stance on the border, the current state of affairs, which suits neither India nor China, is likely to endure. तो बोल रहे हैं जब तक बीजिंग यानी कि चाइना अपने कदम को, अपने दृष्टिकोण को दोबारा से रिव्यू नहीं करती है, बॉर्डर के ऊपर जो उनका दृष्टिकोण है उसको दोबारा से रिव्यू नहीं करती है, तब तक ये जो स्थिति है डिस्ट्रस्ट की, अभी का जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो जारी रहेंगी, जो कि ना चाइना ना हिंदुस्तान किसी के भी हित में नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टोन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट? The Asian Games, which were opened on September 23 by Chinese President Xi Jinping in Hangzhou, following a spectacular opening ceremony on a scale that has now come to be expected from China, are meant to showcase a broader message of Asian solidarity. तो इससे क्या लग रहा है? एकदम पॉजिटिव है कि भाई हाँ, पूरा एशिया एकजुट हो गया है और काफ़ी अच्छी सेरेमनी हुई, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी जो थी वो बहुत ग्रैंड थी, वो बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय थी, बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध करने वाली थी. ठीक है. तो ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्टिक इज करेक्ट. कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, सो ऑप्टिमिस्टिक. What would be an appropriate title for this passage? Celebrating Sports, the Asian Games 2023. तो ठीक है, हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा चर्चा स्पोर्ट्स के बारे में तो नहीं हुई, इंडिया चाइना के खराब होते रिश्तों के बारे में हुई. पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स, द एशियन गेम्स सागा, द पावर ऑफ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, कि स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी का क्या पावर है, तो वो तो कम होती दिखाई दी ना जब आपने अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए किन्हीं 3 प्लेयर्स को नहीं जाने दिया जिनके पास वैलिड ऑथराइजेशन था, तो फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी तो दिखाई नहीं दी. फाइनेंशियल बैकिंग इन एशियन गेम्स, तो इसके ऊपर एक लाइन है कि भाई शायद वो लोग इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि चाइना इसको बैक कर रहा है, बाकी पूरा का पूरा जो है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जो हो रही है एशियन गेम्स में उसके ऊपर चर्चा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? The importance of sports in international relations, कि international relations में sports का क्या महत्व है. तो international relation में sports का महत्व तो पता नहीं, बट पॉलिटिक्स का स्पोर्ट्स के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है वो ज़रूर यहाँ पे देखने मिला. ठीक है. द इनएफिकेसी ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, तो यहाँ पे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की चर्चा नहीं हुई, ये इनकरेक्ट है. द जियो पॉलिटिकल टेंशंस अफेक्टिंग द एशियन गेम्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि जो भी हिंदुस्तान चाइना के बीच में रिलेशंस खराब हुए हैं उनका प्रभाव जो है हमें एशियन गेम्स में भी देखने मिल रहा है. What can be inferred from the passage about China's approach towards sporting event? चाइना की क्या अप्रोच समझ में आ रही है हमें इससे? चाइना views sporting events as a way to celebrate Asian solidarity. ऐसा नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो वो 3 इंडियन प्लेयर्स को डिनाई नहीं करती वीज़ा. चाइना uses sporting events as an opportunity to score geopolitical points. Option B is correct. Which of the following statements is not correct according to the passage? तो पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? China's denial of entry to 3 Indian wushu players from Arunachal Pradesh was seen as vindictive by Indian officials. बोल रहे हैं कि चाइना ने जो 3 इंडियन वुशु प्लेयर्स जो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रहे थे उनको डिनाई किया एंट्री के लिए, तो वो प्रतिशोधात्मक लगता है. विंडिक्टिव मतलब प्रतिशोध लेने वाला लगता है. इंडियन ऑफिशियल्स ने उसको प्रतिशोधात्मक बोला है. सो ये तो करेक्ट है. ठीक है. वीज़ाज वर नॉट नीडेड फॉर एथलीट्स
इशूड डिजिटल एक्रेडिटेशन फॉर एशियन गेम्स। ये भी करेक्ट है कि उनको जिनको डिजिटल ऑथराइजेशन मिला है उनको वीज़ास की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। रणधीर सिंह, द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओपनली क्रिटिसाइज्ड चाइनाज डिनायल ऑफ एंट्री टू एथलीट्स। ऐसा नहीं है, उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उससे बचते हुए उन्होंने क्या कहा कि हम इसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनुराग ठाकुर, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कैंसल्ड हिज विजिट टू चाइना एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। बिल्कुल करेक्ट है ये। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। द स्टेटमेंट ऑप्शन सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is a synonym for the word vindictive? अब vindictive का वर्ड मतलब होता है प्रतिशोध। ठीक है, प्रतिशोधात्मक। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फॉरगिविंग। फॉरगिविंग मतलब माफ कर देना, तो माफ करना तो नहीं है। ठीक है। स्पाइटफुल। स्पाइटफुल मतलब पनिश करना, बदला लेना। एम्बिविलेंट और जनरस। सो ऑप्शन बी स्पाइटफुल इज करेक्ट। द क्वेश्चन वॉज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। अब जब आप कोई सवाल उठाते हैं तो आप क्या बोला जाता है? ही केम अप विद द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा? द क्वेश्चन केम अप, केम ऑफ नहीं होगा। केम ऑफ का मतलब होता है किसी सफलता प्राप्त करना या कोई चीज़ घट जाना। केम राउंड का मतलब होता है राय बदलना। और केम आउट मतलब कि कोई चीज़ जैसे अलग हो गई किसी चीज़ से, इट केम आउट। ठीक है, या फिर जाहिर हो गई, तो केम आउट मतलब कोई चीज़ जाहिर हो जाना। तो यहाँ पे केम अप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। अब हमें एरर फाइंड आउट करना है, तो एक्सपेंसिव, AEIOU वॉवल साउंड क्या आएगा? एन आएगा, ना कि अ आएगा। ठीक है, टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। तो किस में एरर है? सी में एरर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। ट्रेडिंग ऑन थिन आइस का मतलब होता है बड़ी ही डेंजरस परिस्थिति या पोजिशन में होना। प्लेइंग विद अ शार्प इसिकल, किसी तीखा इसिकल से खेलना। तो ये तो करेक्ट नहीं है। टू बी इन अ डेंजरस रिस्की पोजिशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आफ्टर द डिजास्ट्रस स्टॉर्म द विलेजर्स हैड टू पिक अप द पीसेज एंड रीबिल्ड देयर होम। पिक अप द पीसेज मतलब किसी बड़ी त्रासदी से उभर कर आना, उनको अपने आप को समेटना है, इकट्ठा करना है, मतलब वो टूट चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर टूट चुके हैं, किसी व्यक्ति का हौसला भी टूट चुका होगा, राइट। तो बहुत बड़ी डिजास्टर से रिकवर करना। टू कलेक्ट स्कैटर्ड आइटम्स, टूटी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना, बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करना। टू रिकवर फ्रॉम अ डिजास्टर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू रिकवर फ्रॉम अ डिजास्टर। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 11, पैराजंबल। India's decision to procure 12 Sukhoi 30 MKI fighter jets from Russia sends out a clear signal that catering to pressing strategic needs is at the core of country's defense acquisition policy। बोल रहे हैं इंडिया ने जो 12 सुखोई विमान, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स रशिया से खरीदने का फैसला दिया है, वो साफ तौर पे इशारा करता है इस तरफ कि हमारी अभी इस वक्त की स्ट्रैटेजिक ज़रूरत है कि हमारे कंट्री के कोर डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी को मजबूत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारी इस वक्त की डिमांड है। इररिस्पेक्टिव ऑफ विच कंट्री इज डीलिंग विद, India is dealing with almost all major weapon purchases now include provision for joint manufacture और technology transfer। बोल रहे हैं अब हमारा जो स्टैंस है वो ऐसा हो गया है कि चाहे कंट्री कोई भी हो जिससे भी हम वेपन परचेज कर रहे हो, हम साथ के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग की, या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, इस तरीके के प्रोविजंस हम उनमें ज़रूर ऐड कर रहे हैं। तो ये एक नई अप्रोच है मेक इन इंडिया कैंपेन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक वेपन इंडस्ट्री एंड होम बिल्ट हार्डवेयर रिमेन्स द ओवरआर्चिंग गोल। बोल रहे हैं कि हम वेपन्स तो खरीद रहे हैं, बट साथ ही साथ हमारा घरेलू डोमेस्टिक वेपन इंडस्ट्री को और ज़्यादा मजबूत करना
और ज़्यादा मजबूत करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, ये हमारा फिर भी मुख्य गोल, ओवरआर्चिंग मतलब अभी भी मुख्य एकदम स्ट्रॉन्ग गोल बना हुआ है. Coming as it does within months of a path-breaking deal on the purchase of sophisticated US arms, it belies the notion that New Delhi is becoming more reliant on the West. बोल रहे हैं अब क्योंकि ये जो कई महीनों की पाथ ब्रेकिंग डील हुई यूएस के साथ में, जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड एमिनेशन आर्म्स हथियार हमने यूएस से खरीदे, उसके बाद में ये फैसला कि हम रशिया से और विमान खरीदेंगे, ये एक धारणा बनाता है कि अब न्यू दिल्ली जो है वो वेस्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, वेस्ट के ऊपर ज़्यादा निर्भर कर रही है. Of the 272 Su-30 MKI contracted from Russia since the 1990s, as many as 22 aircraft have been licensed built by Hindustan Aeronautics Limited. बोल रहे हैं 272 Su-30 MKI में से कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम रशिया, जो कि रशिया से लिए गए हैं 1990s में, एज मैनी एज 222 एयरक्राफ्ट हैव बीन लाइसेंस बिल्ट. उनमें से 222 एयरक्राफ्ट 272 हमने लिए हैं, उनमें से 222 जो हैं वो लाइसेंस बिल्ट हैं बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ठीक है, यानी कि उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी योगदान रहा है. द 12 न्यू प्लेन्स आर मेंट टू टाइड ओवर द शॉर्टफॉल कॉज्ड बाय क्रैश. बोल रहे हैं ये जो नए 12 प्लेन्स खरीदे जाएंगे, ये तो केवल जो क्रैशेस, अलग अलग क्रैश की वजह से कमी हुई है उसको वापस से सुनिश्चित करने के लिए खरीदे जा रहे हैं. ठीक है, यानी कि 12 नए प्लेन्स, हमने पहले 12 प्लेन्स खोए होंगे क्रैश वगैरह में हमारे बेड़े में, तो उनको ओवरकम करने के लिए हमने 12 नए प्लेन्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है. ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, जहाँ पे इंडिया नंबर 1 स्टेटमेंट जो है कि इंडिया ने 12 सुखोई विमान खरीदने की बात कही, हमारी पॉलिसी के बारे में बताता है कि डिफेंस स्ट्रैटेजी हमारी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करें. ठीक है, एक्वायर करें बाकी देशों से. तो उसी का आगे बताते हैं कि अभी कुछ ही महीनों पहले बड़े लंबी एक बातचीत चली थी यूएस के साथ में, जहाँ पे हमने उनसे सोफिस्टिकेटेड हथियार खरीदे थे. उसके बाद में ये फैसला आना कि रशिया से अब हमने विमान खरीदने हैं, तो ये दिखाता है कि हम जो है वेस्ट के ऊपर अपनी हथियारों की परचेज के लिए ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे बात की जा रही है कि हमारा मेन उद्देश्य तो अभी भी देश में हथियारों की डेवलपमेंट का ही है, वो हमारा अभी भी मुख्य मुद्दा है. ऑप्शन बी जो है हमारा सेकंड पॉइंट है. इसके बाद में इसी को कंटिन्यू करते हुए बोला कि इसी वजह से चाहे देश कोई भी हो जिसके साथ में हम कोई भी डीलिंग कर रहे हो हथियारों की, हम अब सभी वेपन परचेज के साथ में एक प्रावधान ऐड कर रहे हैं, जिसमें या तो जॉइंट मैन्युफैक्चर का प्रावधान हो या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान हो. ये बी पॉइंट को कंप्लीट कर रहे हैं आगे. ठीक है, इसके बाद में बोला जाएगा डी पॉइंट, जो कि आता है 1, 2 और डी पॉइंट जो कि बता रहा है कि 272 सुखोई 30 MKI जो है ये रशिया से कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे. इन 1990 से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं और इसमें से 222 जो हैं वो लाइसेंस बिल्ट हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा. और इनमें से 12 जो नए प्लेन्स हैं वो केवल और केवल जो कमी आई है क्रैशेस की वजह से उनको पूरा करने के लिए किए जाएंगे. ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है CBAD. CBAD ऑप्शन डी इज करेक्ट. They wonder why I don't see it as a drain on my time and resources. बोल रहे हैं वो लोग इस बात को सोच के अचंभित होते हैं कि क्यों मैं इसको अपने समय और रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं समझता. ठीक है, आई हैव अ लॉन्ग, यानी कि इसको मतलब सी इट मतलब कोई चीज़ होगी जिसकी पहले बात की गई होगी उसी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पी हमारा फर्स्ट पॉइंट नहीं हो सकता. तो ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दो, डी एलिमिनेट कर दो. ठीक है, I have a long commute to and from campus and my friends often try to persuade me to give up this investment. बोल रहे हैं मेरे को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है कैंपस से आने जाने में, और मेरे दोस्त जो हैं वो अक्सर मुझे इस बात के लिए परस्यू करते हैं,
मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये जो अपना टाइम और रिसोर्सेज का इतना इन्वेस्टमेंट है जो मैं आने जाने पे खर्च कर रहा हूँ, मैं इसको कम करूँ या फिर इसको बंद कर दूँ. I was fatigued when we finished teaching and grading the courses earlier this year. बोल रहे हैं कि जब मैंने पढ़ाना बंद किया, रिजल्ट्स वगैरह, मार्क्स वगैरह देना बंद करा, तब तक मैं थक चुका था. इस साल का जब अंत आया तब तक मैं थक चुका था. After a long, slow summer, punctuated by more rain than I can remember in recent years, it will soon be time for me to return to the campus of university where I teach undergraduate students. बोल रहे हैं बहुत लंबी और स्लो सुस्त सी समर के बाद में जिसको कि गर्मियों को बहुत बड़ी बीच बीच में ब्रेक लगा, पंक्चुएटेड मतलब बीच बीच में ब्रेक लगना बारिश की वजह से, और इतनी बारिश जो कि मैंने रीसेंट किसी भी साल में नहीं देखी थी, वो इस साल में देखी गई मेरे द्वारा. तो बोल रहे हैं अब जल्द ही वापस से वो टाइम आने वाला है जब मैं वापस अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस जाऊंगा जहाँ पे मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैंपस की शुरुआत की बात की जा रही है और राइटर के बारे में पता हमें चला कि वो एक टीचर है जो कि किसी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया एस. इसके बाद में वो बता रहे हैं कि इतनी लंबी छुट्टियां, मतलब इतने साल, एक साल पूरा पढ़ाने के बाद में फिर जब एग्ज़ाम्स हुए, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तब तक मैं साल के अंत तक थक चुका था, तो इसलिए मेरे को ये छुट्टियां अच्छी लगी थी. फिर उसके बाद वो अपना बता रहे हैं कि मुझे बहुत लंबा रास्ता जाना पड़ता है, आना पड़ता है कैंपस के लिए, कि जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझे बोलते हैं कि इतना लंबा आना जाना छोड़ दो, और वो अक्सर ये बोलते हैं कि मैं इस चीज़ में इतनी टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करता हूँ. तो देखो, सबसे पहले तो हमारा स्टेटमेंट हो गया जहाँ पे बात हुई कि एस, तो देखो एस यहाँ पे भी फर्स्ट है, यहाँ पे भी फर्स्ट है. इसके बाद हमारा आर स्टेटमेंट सेकंड बन रहा है. ठीक है, तो आर स्टेटमेंट सेकंड कहाँ पर आ रहा है? आर स्टेटमेंट सेकंड आ रहा है सी पॉइंट में. अब हमें क्यू और पी के बीच में लिंक बन गया कि भाई उसका लंबा रास्ता है जिसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसलिए उसके फ्रेंड्स उसको मना करते हैं. और फिर वही फ्रेंड्स यानी कि दे, यानी कि फ्रेंड्स के लिए प्रोनाउन यूज हुआ दे, वंडर कि मैं क्यों इतना लंबा टाइम और एनर्जी अपना वेस्ट करता हूं. तो क्यू के बाद में पी, यानी कि एस आर क्यू पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑफ कोर्स दे विल आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस डाउट्स. हाँ, बिल्कुल सही है. ऑफ कोर्स ये चीज़ तो होएगी कि वो सवाल पूछेंगे और अपने जो भी कंसर्न्स होंगे, डाउट्स होंगे, वो जाहिर करेंगे. व्हेन दे फील सेफ दे रिवील देयर हर्ट्स एंड वीकनेसेस. जब उनको एकदम सुरक्षित महसूस होता है तब वो अपनी जो भी घाव है, जख्म है, उनको जाहिर करते हैं और अपनी जो भी कमज़ोरी है वो बताते हैं. As a teacher and mentor, I constantly have to stop myself from offering solutions to my students. बोल रहे हैं एक टीचर और एक मेंटर होने के नाते मुझे अक्सर अपने आप को रोकना पड़ता है कि मैं उनको सॉल्यूशंस ना दूं अपने बच्चों को. क्यों सॉल्यूशंस देने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने आपको सॉल्यूशंस दे दिए ना, हर परेशानी के सॉल्यूशन, तो आप खुद की जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है ना, टेक्निक है, वो डेवलप नहीं करेंगे. आपको तो स्पून फीडिंग करवाई जाएगी फिर हर चीज़ में, तो आप अपनी थिंकिंग को कैसे एलैबोरेट करेंगे? तभी अभी कई सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करो, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करो. तो बच्चे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा. आपके मेंस करीब आ चुके हैं, और फिर अगर मैं ही हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, मैंने आपको पूरा पैसेज का एक एक लाइन का जिस्ट समझाया है. ठीक है, अगर आप खुद से जाके वो कैब नहीं पढ़ेंगे तो आप याद कैसे करेंगे? जब आप वो कैब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे लगभग 5 से 6 दिन बाद आपकी वो कैब में कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, फिर आपको 1 महीने में आधी से ज़्यादा वो कैब याद हो जाएगी. तो फ़ायदा तभी होगा ना आपको जब आप खुद करेंगे. मैम आपको सारी चीज़ें बताती रहेंगी तो आपको खुद क्या आएगा? आप वो कैब पढ़ेंगे ही नहीं. मैम ने यहाँ पे करवा दिया, अरे वाह मैम ने करवा दिया, अच्छे से समझ में आ गया, बस. जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी पढ़ाया हुआ आपके काम नहीं आने वाला. इसलिए बेटर है स्पून फीडिंग की आदत ना डालो, जाके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. इस एक्सरसाइज को करने का बेसिक तरीका ही यही है कि पहले आप चैनल पर जाके PDF डाउनलोड करो, खुद पढ़ो, वो कैब पढ़ो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और फिर अगर नहीं होता है, जहाँ पे गलतियाँ हैं, अपने आंसर्स यहाँ पे आके समझो कि आपने क्या एरर किया है. ठीक है, जब आप अपने एरर्स को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तभी आपके इम्प्रूवमेंट होगा.
तो वो बोल रहे हैं कि एज अ टीचर एंड मेंटोर आई कॉन्स्टेंटली हैव टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम ऑफरिंग सोल्यूशंस टू माई स्टूडेंट, दे एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम मी, क्योंकि वो मुझसे आंसर्स की उम्मीद करते हैं। तो बोला कि फर्स्ट तो स्टेटमेंट यही आ गया जहाँ पे हम राइटर के बारे में बता रहे हैं कि वो टीचर है और मेंटोर है और वो अपने स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सॉल्यूशंस नहीं देते, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर वो बोल रहे हैं जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स हैं तो वो तो सवाल भी पूछेंगे, अपने डाउट्स भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि भाई जब उनको सही लगेगा, सेफ लगेगा, तो अपनी कमज़ोरी भी बताएंगे आपके साथ में। मतलब जब वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे तो आपके साथ में वो हर चीज़ शेयर करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे आंसर्स की उम्मीद कर रहे होंगे, सॉल्यूशंस की उम्मीद कर रहे होंगे। बट अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे मेंटर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को सारे सॉल्यूशंस खुद नहीं देंगे। आप चाहेंगे कि वो उस रास्ते तक जाएं जहां से उनको सॉल्यूशंस मिल सकें, ठीक है। तो ये क्यू थर्ड पॉइंट हो गया और एस हो गया फोर्थ पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। I was going to represent the school magazine as its editor and I needed to make an appeal to all students to contribute the magazine। बोल रहे हैं to contribute to the magazine, बोल रहे हैं कि मैं अपने स्कूल मैगजीन को रिप्रेजेंट करने वाला था। कहाँ पे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं उसका एडिटर हूँ और मैंने स्टूडेंट्स से अपील करनी थी, मैं अपील करने वाला था स्टूडेंट्स से कि सभी स्टूडेंट्स इस मैगजीन में कंट्रीब्यूट करें। It was a regular summer morning. I had a speech ready. Time for daily school assembly। बोल रहे हैं कि हर रेगुलर समर मॉर्निंग थी, जैसे आम सुबह होती है समर की, वैसे ही थी। फिर मेरी स्पीच तैयार थी। फिर बोल रहे हैं कि टाइम था सुबह का मॉर्निंग असेंबली का, ठीक है, डेली स्कूल असेंबली जो होती है उसका समय था। तो अब देखो सबसे पहले तो क्या हो गया, इट वॉज अ रेगुलर समर मॉर्निंग, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एक अच्छी मॉर्निंग, सुबह की, समर की, एक रेगुलर मॉर्निंग की। फिर उसके बाद बोला कि सुबह की मॉर्निंग असेंबली का टाइम था, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर आर पॉइंट आता है कि मेरी स्पीच तैयार थी। अब किस चीज़ की स्पीच तैयार थी? क्योंकि मैं स्कूल मैगजीन के एडिटर के तौर पे वहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला था स्कूल मैगजीन को, और मुझे बच्चों से अपील करनी थी कि सारे बच्चे इस मैगजीन में कंट्रीब्यूट करें, इसलिए मेरी स्पीच तैयार थी मॉर्निंग असेंबली में बोलने के लिए। तो ये थर्ड और ये हो गया 4 पॉइंट, ठीक है। तो अरेंजमेंट बन रहा है क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। To find the words to begin to describe the ways studying in university, बोल रहे हैं शब्द ढूंढना जिसके जरिए मैं वो तरीके डिस्क्राइब कर सकूं, बयां कर सकूं। Studying in Delhi University's Indraprasth College for Women (IPCW) or what is probably called IP College is one of the most important stories of my life। बोल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन में पढ़ाई करना, जिसको हम बहुत प्रसिद्ध तौर पे IP कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कहानियाँ, मेरी लाइफ की जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें से ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है। In which I have shaped by the safe space that the college was for me। और इस कहानी में मैंने वो स्पेस, जो एक सेफ स्पेस होता है कॉलेज मेरे लिए, उसको शेप किया था, उसको आकार दिया था। It took decades for me। मुझे दशकों लग गए, बहुत साल लग गए to find words to begin to describe the ways in which I have been shaped। देखो सबसे पहले फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा क्यू पॉइंट, जहाँ पे इंद्रप्रस्थ कॉलेज की बात की गई कि व्यक्ति जो भी राइटर हैं वो उन दिनों की बात करने वाले हैं जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज की में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, लेखिका उसके बारे में बात करने वाली, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर बोला कि मुझे दशकों लगे, किस चीज़ के लिए दशकों लगे? उन शब्दों को खोजने में जिनके ज़रिए मैं उन तरीकों को बयां कर सकूं, उस विचार को बयां कर सकूं जिसके तहत मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को एक सेफ स्पेस बना लिया था, अपने कॉलेज को एक सेफ स्पेस बना लिया था। यानी कि 3 और 4 क्या हो गया? आर। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। But in a welcome climb down and an acknowledgement of its huge market base in EU, बोल रहे हैं कि लेकिन
एक स्वागत करने, क्लाइम डाउन मतलब जैसे कि आप सपोज करो पहले किसी पॉइंट पे अड़े हुए थे, अब आप उससे पीछे हट गए, तो एक स्वागत करने होने वाला जो एक स्टेप बैक लिया है, एंड एन एक्नॉलेजमेंट, और जो ये माना है ऑफ इट्स ह्यूज मार्केट बेस इन EU कि हमारा बहुत बड़ा मार्केट बेस है EU में। द कंपनी हैज स्विच्ड ओवर टू USB-C मच बिफोर द 2024 डेडलाइन। तो एक कोई कंपनी है जिसने USB-C टाइप चार्जर पोर्ट जो होते हैं उसका इंट्रोडक्शन किया है। उनको डेडलाइन दी गई थी 2024 की, बट उन्होंने उससे काफ़ी पहले ही ये अचीव कर लिया है, एज सीन इन इट्स लेटेस्ट मॉडल, जैसे कि उनका अभी जो लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे आया है उसमें देखा गया है। इट हैज़ taken concrete legislative shape after deliberations with the stakeholders over more than a decade। बोल रहे हैं इसने बहुत बड़ा एक संवैधानिक एक दायरा, एक नज़रिया बना दिया, बार बार डेलिब्रेशन यानी कि चर्चाओं के बाद में किसके साथ चर्चा हुई, उनके स्टेक होल्डर्स के साथ में, जिसमें दशकों से भी ज़्यादा का समय लगा। Apple had been opposing it in a bid to retain its dominance। तो इतने सालों से करने के बाद में एप्पल जो है इसका विद्रोह कर रहा था ताकि वो अपना मार्केट में अपना डोमिनेंस बना सके, बना रहने दे सके। इट हैड कम अप विद लाइटनिंग चार्जर इन 2012। उन्होंने लाइटनिंग मतलब बहुत तेज़ी से चार्ज करने वाला चार्जर जो भी 2012 में इंट्रोड्यूस करा था। Considering that discarded chargers and cables alone account for an estimated 11,000 tons of e-waste in Europe annually। बोले इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डिस्कार्डेड चार्जर्स और केबल्स केवल इन्हीं चीज़ों का 11,000 टन का ई वेस्ट होता है यूरोप में एनुअली, एंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैश इज गोइंग अप। और इसका जो वॉल्यूम है यानी कि इसका जो सीमा है टन्स में, जो इसका आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। इट इज़ नीडेड अ लॉडेबल मूव। तो अभी जो किया गया है ये बहुत ही तारीफ करने योग्य एक कदम है। With the aim of reducing electronic waste, the European Council directed the European Union countries in October 2022। बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने के मंशा से यूरोपियन काउंसिल ने यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को ये निर्देश दिए, कब, अक्टूबर 2022 में, कि वो ऐसा लेजिस्लेशन कानून लेकर आए 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 years, मैंडेटिंग दैट ऑल ब्रांड्स ऑफ स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, cameras and other such devices be equipped with a single connector and standard USB-C। बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि आप 2 साल के अंदर अंदर ऐसा प्रावधान लेकर आइए जिसमें कि सभी ब्रांड के स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कैमरास को या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, उनमें सिंगल कनेक्टर वाला होना चाहिए और उनमें स्टैंडर्ड USB चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने मैंडेटरी करने के लिए बोल दिया। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे हमें पता चल गया कि काउंसिल द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया था। अब उसी के तहत क्या हुआ, 2 साल उन्हें फिर इसको क्या बोला, क्यों किया गया ये, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देशों में अकेले ही 11,000 टन ई वेस्ट जो है हर साल इन केबल चार्जर्स और केबल्स का होता है। ठीक है, इसलिए ये मूव लिया गया, कदम उठाया गया। अब इसी के बारे में आगे बोला गया कि इसीलिए 2 साल के लंबे बातचीत के बाद में, दशकों की बातचीत के बाद में, उन्होंने ये लेजिस्लेशन बनाया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन बनाया, और एप्पल ने इसका विरोध किया ताकि उनकी डोमिनेंस बनी रह सके, क्योंकि इन्होंने जब लाइटनिंग चार्जर भी 2012 में इंट्रोड्यूस करा था, बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनने एक स्टेप बैक लेते हुए ये समझा कि EU हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, और इसलिए उन्होंने अग्री कर लिया अब USB-C चार्जर लाने के लिए, और वो भी 2024 की जो डेडलाइन है उससे भी पहले वो लेकर आ गए। तो S फर्स्ट स्टेटमेंट, R सेकेंड स्टेटमेंट, Q थर्ड स्टेटमेंट, और R हमारा हो गया फोर्थ स्टेटमेंट, P हमारा हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SR यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है SR, QP, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The destruction wreaked by the floods in North India in August has dash concern at the highest level। बोल रहे हैं जो भी तबाही हुई है फ्लड्स की वजह से नॉर्थ इंडिया में अगस्त के महीने में, उसने चिंताओं को उच्चतम स्तर पे कर दिया है, या हाईएस्ट लेवल के अधिकारियों तक भी चिंता पहुंच चुकी है।
Last month, a bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud had suggested that an expert committee conduct a complete and comprehensive study on the carrying capacity of Himalayan region. पिछले महीने एक बेंच द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड एक बेंच द्वारा ये फैसला लिया गया. उन्होंने एक सजेशन दिया कि एक कमेटी बनाई जाए, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो कि पूरा और विस्तृत स्टडी करे कि हिमालयन रीजन की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसको कितना नुकसान पहुंचा है, अब कितनी रह गई है, कितनी कंज्यूम की गई है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल एनालिसिस किया जाए. अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह सकती है बिना उस पर्टिकुलर एरिया को नुकसान पहुंचाए. ठीक है, वहाँ की बायोलॉजी को हस्तक्षेप किए बिना कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे रह सकती है, तो ये स्टडी करने के लिए बोला गया. फॉलोइंग दिस द सेंटर हैज़ प्रपोज्ड सेटिंग अप 13 मेंबर टेक्निकल कमिटी. तो इसी की वजह से सेंटर ने यानी कि केंद्र सरकार ने 13 सदस्य की एक टेक्निकल कमेटी बनाने की बात कही. कैरिंग कैपेसिटी डैश अ कंसेप्ट derived from population biology and generally refers to the quantity of a species that can thrive dash in a defined ecosystem. बोल रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी एक कंसेप्ट है जो कि पॉपुलेशन बायोलॉजी से लिया गया है, जिसका जनरली मतलब ये होता है कि कोई भी एक स्पीशी किसी भी पर्टिकुलर डिफाइंड इकोसिस्टम में सस्टेनेबल तरीके से कैसे रह सकती है. जनरली population exceeding capacity will lead to a natural decline in numbers. बोले आम तौर पे ये होता है कि अगर किसी जगह की कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो वो नेचुरली धीरे धीरे करके उसका नंबर जो है डिक्लाइन होने लग पड़ता है. एज विटनेस्ड व्हेन ग्रासलैंड और ओवरग्रेस्ड और इन्वेजिव स्पीसीज थ्रॉटल एग्जिस्टिंग बायोम. और जैसा कि हमने देखा भी है कि जब ग्रासलैंड्स पे या ओवरग्रेस्ड या इन्वेसिव स्पीसीज जो है वो किसी भी नेचुरल तरीके से फलने फूलने वाली जगह पे कब्जा करने लगते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है. अप्लाइंग दीज आइडियाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिल स्टेशंस एंड हिमालयन स्टेट्स द चैलेंज इज बिटवीन बैलेंसिंग राइजिंग पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स एंड द प्रिकैरियस जियोग्राफी. बोल रहे हैं अब इसी आइडिया को हमने पहाड़ी इलाकों में और हिमालयन स्टेट्स में अप्लाई करना है, तो और ये देखना है कि क्या चैलेंज है. तो चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि राइजिंग पॉपुलेशन के बीच में और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों के बीच में और जो वहाँ की बड़ी ही नाजुक सी जियोग्राफी है उसके बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए इज़ बाउंड टू बी अ चैलेंजिंग एंटरप्राइज, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एक काम है. Going by recent history, it is unlikely that a disinterested scientific opinion will be dashed to every stakeholder in Himalayan state. तो बोल रहे हैं अभी हाल फिलहाल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि बिना मंशा का एक साइंटिफिक ओपिनियन जो है वो वहाँ के हिमालयन स्टेट्स के जो स्टेक होल्डर है उनको भले भाएगा, उनको एग्री होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे होगा. द डिस्ट्रक्शन wreaked बाय द फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया इन अगस्त हैज डैश कंसर्न्स एट हाईएस्ट लेवल्स. इम्प्रूव्ड मतलब बेहतर करना. ठीक है, अब बेहतर तो नहीं किया होगा. रीइंफोर्स मतलब कि मजबूत बनाना. इवोक्ड मतलब कि पैदा कर दी गई है. ठीक है, कंसर्न पैदा कर दिया गया है. इवोक मतलब पैदा होना, तो यहाँ पे कंसर्न उठ खड़ा हुआ है उच्चतम स्तर पर. और डिटीरियोरेटेड मतलब खराब होता हुआ. सो ऑप्शन सी इवोक्ड इज करेक्ट. कैरिंग कैपेसिटी, अब ये एक कंसेप्ट है तो क्या होगा? इज अ कंसेप्ट. ठीक है, अ है साथ में, तो अ है तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर कहाँ? आर नहीं होगा और वर नहीं होगा. अब अ कंसेप्ट फ्रॉम पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, पूरा स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में है तो वॉज भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? इज अ कंसेप्ट. Is a concept derived from population biology and generally refers to the quantity of species that can thrive dash in a defined ecosystem. repeatedly का मतलब होता है बार बार दोहराया जाना, तो यहाँ पे repeatedly की तो बात नहीं की जा रही होगी ना. फिर सेकंड है prominently.
प्रोमिनेंटली का मतलब होता है प्रमुख रूप से। प्रमुख रूप से मतलब कोई एक ही चीज़ है जो प्रायर है, बाकी सब सेकेंडरी है। तो ऐसे तो किसी भी स्पीसीज का रहना किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पॉसिबल नहीं है। सस्टेनेबली, सस्टेनेबली का मतलब होता है कि बिना उसको नुकसान पहुंचाए, उसकी जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको बिना नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे सस्टेनेबली का पॉसिबल है होना करेक्ट, और वाइडली मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, व्यापक रूप पे। तो ऑप्शन सी सस्टेनेबली इज करेक्ट। Going by recent history, it is unlikely that a disinterested scientific opinion will be dash to every stakeholder. तो क्या है कि अगर हम एक अनइंटरेस्टेड, बिना कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन के कोई साइंटिफिक ओपिनियन अगर रखते हैं तो वो वहाँ के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनको मंजूर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है नोटेबल। नोटेबल है मतलब कि ध्यान देने योग्य। कंसिडरेबल अगेन काफ़ी। ड्यूरेबल मतलब मजबूत या टिकाऊ। और पैलेटेबल मतलब कि स्वीकार। तो यहाँ पे उनको स्वीकार नहीं होगा ना, सो ऑप्शन डी पैलेटेबल इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।